नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चुनावी मौसम है। सियासत के सुलगते सवाल सत्ता और विपक्ष को जला रहे हैं। विधानसभा चुनाव के जरिए दोनों पक्ष कांग्रेस और बीजेपी अपनी ताकत की पुरजोर नुमाइश कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी मध्य प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर आने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सत्ता बदल की भरपूर उम्मीदें हैं। अब ऐसे में मुख्य विपक्षी दलों के वोट बैंक का गणित बिगाड़ने के लिए दो अहम पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एंट्री करने जा रहे हैं। कौन है वो दिग्गज? एक तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी का कंट्रोल पूरा केंद्र संभाले हुए, चुनाव के ठीक पहले नेताओं के दौरे हो रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं, यात्राएं हो रही हैं। ठीक वैसे ही कांग्रेस भी इन मामलों में पीछे नहीं है। लेकिन अब इन दोनों दलों की मुसीबतें बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के विंध्य में एंट्री करने वाले हैं। दोनों दिग्गज की एंट्री अलग अलग समय पर होगी। पहले केजरीवाल 18 सितंबर को रीवा में आ चुके हैं। यहाँ केजरीवाल महिलाओं, किसानों और आदिवासियों के लिए गारंटी की घोषणाएं कर चुके हैं। दूसरी ओर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा हाल ही में सतना और रीवा में कार्यक्रम करने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 27 सितंबर को रीवा में होंगे। सिरमौर में जनसभा के अलावा यादव कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बसपा सपा के अलावा आप भी विंध्य क्षेत्र में ताकत लगा रही है। आपके प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल विंध्य के सिंगरौली से ही मेयर हैं। इन पार्टियों का कहना है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत नहीं है और बीजेपी के लिए जनता में गुस्सा है। ये दल यूपी से सटे बुंदेलखंड और चंबल में भी प्रभाव दिखाने के मूड में है। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव का यह पहला चुनावी दौरा है। पार्टी अब तक 7 टिकट घोषित कर चुकी है। पार्टी प्रवक्ता शमशुल हसन ने कहा है कि विंध्य में पार्टी का जनाधार रहा है। इसके अलावा चंबल और बुंदेलखंड की कई सीटों पर पार्टी मजबूत है। वहीं बसपा हमेशा से ही विंध्य में मजबूत रही है। पार्टी की पहली लोकसभा जीत 1991 में हुई थी। तब पार्टी के भीम सिंह ने रीवा से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हरा दिया था। 1996 में 2 लोकसभा सीटें जीती थी। पार्टी के सांसद सुखलाल कुशवाहा ने कांग्रेस के अर्जुन सिंह और बीजेपी के वीरेंद्र कुमार सकलेचा जैसे दिग्गजों को हराया था। पार्टी अध्यक्ष रमाकांत ने कहा कि इस बार फिर विंध्य में पूरे दम से लड़ेंगे। आपको बता दें, इससे पहले पार्टी सतना में मुफ्त बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित कई गारंटियां दे चुकी है। बीजेपी का आदिवासी क्षेत्र पर ज्यादा फोकस है क्योंकि यह वर्ग उसकी पकड़ से बाहर होता जा रहा है। शिवराज सिंह भी लगातार ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी बीजेपी पर भरोसा नहीं कर पा रहे। वहीं कांग्रेस इस बात का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी को आए दिन घेरती रहती है। बीएसपी बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पहली उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। जहां से उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं वह सभी सीटें उत्तर प्रदेश से सटी हुई है और इन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी संभावनाएं देख रही है। इसी के मद्देनजर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का 27 सितंबर को रीवा के सिरमौर में चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सूरज जी, जैसा कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की राजनीति में एंट्री करने वाली है, इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की एंट्री को लेकर के ये नहीं कह सकते कि 2023 के चुनाव में उनकी एंट्री हो रही है। 2018 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत करके विधानसभा तक पहुंचे थे जी। उसके पहले के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी का हस्तक्षेप, उनका दखल यहाँ रहा है। तो वो एंट्री नहीं कह सकते कि एंट्री करे, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि इस बार वो अपना ज्यादा दमखम लगा रहे हैं। बिल्कुल जी। हालांकि इसके पहले भी कई विधानसभा सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा है पिछले चुनावों में जी, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा दमखम लगाया जा रहा है। और यहाँ एक बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी ही नहीं, आम आदमी पार्टी के साथ बसपा भी मध्य प्रदेश विधानसभा में अपने ज़्यादा से ज़्यादा
प्रत्याशी जीत करके, चुनाव जीत करके वो जाएं, इस कोशिश में है जी। और यदि हम बात करें विंध्य क्षेत्र की सीटों पर जी। तो विंध्य क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का दखल पहले भी रहा है, बसपा के प्रत्याशी भी जीते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक बात, यहाँ ये जरूर गौर करने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी की वहाँ रैलियाँ हो चुकी, 2 रैली हो चुकी जी। उन सीटों पर, खास तौर से जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत नहीं मिल पाती है कई बार, जी। और कई बार दूसरे दलों के प्रत्याशी या निर्दलीय प्रत्याशी वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। जी। उन सीटों पर आम आदमी पार्टी का ध्यान इस समय ज़्यादा है और ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। साथ ही वो क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुए क्षेत्र में जो सीटें आ रही हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के साथ साथ सपा बसपा का भी ध्यान ज़्यादा है। अखिलेश यादव का भी वहाँ पर दौरा होना है। अखिलेश यादव लगातार उन सीटों पर नज़र बनाए हुए हैं। सपा के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 7 प्रत्याशी घोषित किए हैं और समाजवादी पार्टी ने 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। जी। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगभग अपने 10 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये जरूर महत्वपूर्ण है कि वो सीटें, जिन सीटों को कांग्रेस की परंपरागत सीटें कहा जाता है, या फिर वो सीटें जहां पर लगातार पिछले 5 चुनाव से ज्यादा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत हासिल कर रहे हैं, उन सीटों पर सपा बसपा या आम आदमी पार्टी ने फोकस नहीं किया है। प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन वो हो सकता है कि बाद की बात हो। लेकिन वो खास सीटें, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों में जीत हार का अंतर बहुत कम होता है, या फिर वो सीटें जहां पर दोनों राजनीतिक दल, सपा बसपा के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे हैं या फिर तीसरे नंबर तक भी पहुंच पाए हैं, उन सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जी धर्मेश जी, जैसा कि मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, जैसा कि देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में ज्यादातर महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ही है। ऐसे में सपा बसपा और आम आदमी पार्टी की एंट्री मध्य प्रदेश में जितना वो जोर लगा रहे हैं, ऐसे में वो भाजपा और कांग्रेस के लिए क्या चुनौती बनेंगे? नहीं, चुनौती तो होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जहां 2 दलीय व्यवस्था है, यदि पिछले कई चुनावों में भी हमने देखा है कि यदि उन सीटों पर, उन स्थानों पर दूसरे प्रत्याशी खड़े होते हैं तो जो वोट बीजेपी प्रत्याशी या कांग्रेस प्रत्याशी को मिलना चाहिए, वो वोट कहीं ना कहीं बट जाते हैं। और वोटों के बटने का मुख्य कारण जो सामने आ रहा है वो ये आ जाता है कि दूसरे प्रत्याशी वहां पर अपना हस्तक्षेप करते हैं और उनका भी अपना एक जनाधार होता है। उस जनाधार के आधार पर वो देख लेते हैं कि कई बार जातिगत समीकरण सामने आते हैं, कई बार स्थानीय नेताओं का, जो स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं या स्थानीय प्रत्याशी होते हैं, उनकी अपनी कार्यशैली या समाज में उनकी छवि या समाज में उनकी पैठ को लेकर भी तस्वीरें सामने आती हैं। यहाँ एक बार जरूर गौर करने लायक है कि ये जो, चाहे सपा की बात करें, बसपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, तो ये इन पार्टियों के जो प्रत्याशी होते हैं, इन पार्टियों के प्रत्याशियों से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं, कांग्रेस के परंपरागत मतदाता रहे हैं, वो मतदाता बट जाते हैं। थोड़ा बहुत नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी होता है, लेकिन ऐसी स्थिति में ज्यादातर नुकसान जो है वह कांग्रेस को ही उठाना पड़ता है। यदि हम बात करें गठबंधन की, तो जहां IND अलायंस की हम बात करें, इंडी अलायंस की बात करें, तो इंडी अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर पहले भी कई तरह की बातें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, सपा अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है 4 सीटों पर, और आम आदमी पार्टी ने 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अलायंस हुआ था, जो गठबंधन हुआ था, कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए है और वर्तमान विधानसभा चुनाव में वो अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि उन परिस्थितियों के कारण कांग्रेस को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी धर्मेश जी। सूरज जी, जैसा कि विंध्य क्षेत्र में आपने जातिगत समीकरण की बात करी, तो जातिगत समीकरण के आधार पर वहाँ विंध्य क्षेत्र में ब्राह्मणों और ठाकुरों का वर्चस्व है। पार्टी भी इन्हीं जातियों के प्रत्याशियों को कहीं ना कहीं प्रत्याशी बनाती है, तो ऐसे में जातिगत वोट कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, विंध्य क्षेत्र में हमेशा जातिगत राजनीति रही है और विंध्य क्षेत्र की सीटों पर जातिगत समीकरण देखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात साफ हो जाती है कि वहां जो जातिगत समीकरण हैं, जातिगत वोटर हैं, वहां पर जैसा आपने बताया भी कि राजनीतिक पार्टियां वहां से ब्राह्मण और ठाकुर प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारती है, क्योंकि वहां 2 वर्गों में ही आपसी मतभेद है और इन्हीं दोनों वर्गों के मतभेद का राजनीतिक पार्टियां लाभ भी उठाती हैं। तो स्वाभाविक बात है कि ये जो 2 जातियों के समीकरण वहां पर बनते हैं, हर विधानसभा सीट
पर जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं और जातिगत समीकरण के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। तो जातिगत समीकरण वहां महत्व रखता है और जातिगत विंद के जो सीटें होती हैं वो जातिगत समीकरण के आधार पर ही तय होती हैं कि किस जाति का प्रत्याशी है, किस वर्ग का प्रत्याशी है, उसे क्या जीत मिलेगी और उस जीत के साथ साथ में वो कितने प्रतिशत जीत के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ये एक खास बात वहां देखने के लिए होती है। जी धर्मेश जी सूरज जी, जैसा कि बात वहीं से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है, लेकिन आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। पिछले चुनाव में इनका वोट प्रतिशत जो था उतना अच्छा नहीं था, तो इस वक्त जो चुनाव होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कितना असर डालेंगे ये? नहीं, पिछले चुनाव में भले ही वोट शेयर इनका जो है ज्यादा परसेंटेज नहीं रहा है या वोट शेयर का जो परसेंट रहा वो 2 अंकों की संख्या तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन तब भी एक बात तो साफ हो जाती है कि यदि इन पार्टियों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं और इन पार्टी के प्रत्याशियों का मुकाबला कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से होता है और सीधा मुकाबला होता है, तो उसका नुकसान तो दोनों पार्टियों को ही उठाना पड़ेगा। कहीं यदि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उस जाति के हैं जिस जाति से कोई सपा, बसपा या आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी है या निर्दलीय प्रत्याशी है, तो वो जो उस जाति के जो वोट हैं वो बट जाएंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। यही स्थिति कांग्रेस के साथ भी होगी कि यदि कांग्रेस ने उस जाति का प्रत्याशी उस सीट पर उतारा है और उसी जाति का कोई दूसरा प्रत्याशी सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी या निर्दलीय प्रत्याशी वहां से उतर जाता है, तो उन वोटों का खामियाजा कांग्रेस को भी होगा और उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जहां जातिगत समीकरण की व्यवस्था होती है, आपने कहा 2 दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था के बावजूद भी 2018 के चुनाव परिणाम हम देख लें तो जहां कांग्रेस 114 सीटों के साथ आगे थी और भारतीय जनता पार्टी 109 सीटों के साथ पीछे थी, वहीं दूसरे अन्य 7 जो सदस्य रहे विधानसभा के, चाहे सपा प्रत्याशी की बात कर लें कि जो जीत कर आई थी पथरिया विधानसभा सीट से रामबाई, या फिर बसपा के प्रत्याशी संजीव सिंह की हम बात कर लें, निर्दलीय प्रत्याशी जो जीत कर आए थे, उन उम्मीदवारों के कारण कांग्रेस सीट अपनी संख्या बढ़ा पाई थी, उनके समर्थन के कारण सरकार बना पाई थी। ये अलग बात रही कि बाद में जो समीकरण बने कांग्रेस सरकार में नहीं रह पाई, लेकिन यहाँ ये बात रही कि उन प्रत्याशियों के कारण जो जीत करके आए थे, जो सदन में आए थे, उनके कारण एक स्थिति बनी और कांग्रेस ने उन संख्या को अपनी संख्या पूरी किया, उनका समर्थन लेकर के, और फिर उनके बाद सरकार बना पाए। तो ये जो प्रत्याशी होते हैं ये दहाई की अंक तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते या फिर इकाई की संख्या में सिमट कर रह जाते हैं, उसके बावजूद भी सत्ता में इनका हस्तक्षेप होता है, दखल होता है, तो स्वाभाविक बात है कि ये असर दिखाते हैं और इनका जो वोट शेयर बढ़ता है उसका असर दोनों प्रत्याशियों पर, दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों पर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जातिगत समीकरण साधना, उन सब चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी धर्मेश जी सूरज जी, सवाल आपसे वही कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ये तीनों पार्टियां जो मध्य प्रदेश में वर्तमान में अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है, तो ये कितनी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए? देखिए, ये जो लड़ाई है ये ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी यदि 230 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देती है तो वो उनके प्रत्याशी जीत करके और 116 का आंकड़ा पार करके सरकार बना लेगी समाजवादी पार्टी। यही स्थिति बसपा के पास भी और आम आदमी पार्टी के साथ भी स्थिति है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पहले यह घोषणा कर दी थी कि वो मध्य प्रदेश की पूरी 230 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन जो समीकरण दिल्ली में बने, जो समीकरण पंजाब में बने हैं, वो समीकरण यहाँ पर नहीं है और उन समीकरणों के कारण ये स्थिति यहाँ निर्मित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है कि ऐसी स्थिति में यदि ये सारे समीकरण बनते हैं, ये सारी स्थितियां यहाँ पर बनती हैं, तो आम आदमी पार्टी उस संख्या तक पहुंच जाए मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो समीकरण वहां थे वो समीकरण अभी यहाँ नहीं है, तो मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति बनेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन ये है कि इन तीनों पार्टियों के प्रत्याशी, इन तीनों पार्टियों के जो प्रत्याशी मैदान में उतरने वाले हैं वो भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती जरूर बनने वाले हैं। अब वो कितनी बड़ी चुनौती बनेंगे, कितना वोट शेयर ग्रहण करेंगे और कांग्रेस के कितने वोट काट पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कितने वोट काट पाएंगे, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। और साथ ही ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या ये जो पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। जी सूरज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ आनंद तारण जी जुड़ चुके हैं। आनंद तारण जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद तारण जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आनंद जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सूरज जी आप अपनी बात पूरी करें। प्रयासरत हैं, कोशिश कर रही हैं, लेकिन इन सब परिस्थितियों में
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती वो बन जाते हैं, ये जरूर देखने में आता है। जी सूरज जी, जैसा कि आपने बताया कि ये दोनों ही पार्टियां जहां कहीं ना कहीं वोट में जो अपना प्रतिशत लागू करेगी, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए ये थोड़ी बहुत चुनौतीपूर्ण तो रहेगी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस जहां दावा कर रही है कि वो जीतेगी, इस क्षेत्र में अपना अच्छा दबदबा बनाएगी, तो कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। सूरज जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद सूरज जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। जैसा कि देखा गया है कि मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है। विंध्य क्षेत्र में बसपा और सपा दोनों अपना स्थान रखते हैं, अपनी अपनी जगह रखते हैं और कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को दर्शाती है। 2018 में कांग्रेस ने यहाँ बेहतर प्रदर्शन किया था। सपा और बसपा की पार्टी की एंट्री के बाद में यहाँ बेहतर प्रदर्शन दोहरा पाएगी या नहीं दोहरा पाएगी, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। इसके अलावा विंध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा और आप सभी अपनी अपनी जगह पर मध्य प्रदेश चुनाव के अंदर अपनी जगह जोड़ने के लिए या अपनी सीट को मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं। सूरज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सूरज जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। देखिए, जैसा कि बताया गया है कि 27 सितंबर को रीवा के सिरमौर में चुनाव अभियान का आगाज करेंगे। दूसरे राज्यों में पांव पसार रही समाजवादी पार्टी की निगाहें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हैं। इसी के चलते पार्टी अपनी दूसरी लिस्ट के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव के दौरे से पहले पार्टी दूसरी सूची जारी कर सकती है। सपा और बसपा ये दोनों ही पार्टियां मध्य प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है और इसका सीधा खामियाजा कांग्रेस और बीजेपी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही मुख्य विपक्षी पार्टियां विंध्य के आदिवासियों और ब्राह्मणों को साधने में मशक्कत कर रही है। अब ऐसे में सपा, बसपा और आप तीनों पार्टियां भी विंध्य में फोकस करने की जुगत में है। ऐसे में देखना होगा कि विंध्य में कौन सी पार्टी की निर्णायक भूमिका रहती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।